नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 2 सितंबर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो लेके आए हैं आपके सामने। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये पुरस्कार क्यों अभी हाल ही में न्यूज़ में आया है और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ज़रा देखते हैं। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ एजुकेटेड गर्ल्स, एक एनजीओ है एजुकेटेड गर्ल्स ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। ये ध्यान रखना है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का किसने जीता है? एजुकेटेड गर्ल्स ने, जिसके कारण ये न्यूज में आया है। यहाँ पुरस्कार जीतने वाला एजुकेटेड गर्ल्स भारत का पहला संगठन है। तो ये ध्यान रखना, भारत का जो पहला संगठन है उसने ये पुरस्कार जीता, उसका नाम क्या है? एजुकेटेड गर्ल्स। अब देख लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में कुछ तथ्य। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और जो पहला पुरस्कार है वो 1958 में दिया गया था। इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान और एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है और इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान भी माना जाता है और ये हर वर्ष दिया जाता है, यानी प्रति वर्ष ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। यहाँ फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। ये ध्यान रखना, किसके स्मृति में दिया जाता है? ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के स्मृति में दिया जाता है। मान्यता और सम्मान के बारे में देखते हैं। यहाँ पुरस्कार एशिया में उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने निर्जाति, पंथ, लिंग, राष्ट्रीयता की सीमा से परे जाकर किसी सार्वजनिक मान्यता की अपेक्षा रखे बिना उदारता पूर्वक दूसरों की मदद की हो। तो ऐसे लोगों को या संगठनों को ये पुरस्कार दिया जाता है प्रति वर्ष। आगे चलते हैं हम लोग। तो आज का दूसरा टॉपिक है जो हमारा वो है मल्टी लेन फ्री फ्लो। जरा देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुजरात में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू करने के लिए समझौता किया है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, जो मल्टी लेन फ्री फ्लो है एक टोलिंग सिस्टम है। जरा देख लेते हैं मल्टी लेन फ्री फ्लो के बारे में। यहाँ एक प्रकार का टोल सिस्टम है जिसमें वाहनों को रोके बिना टोल वसूल किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें फास्टैग और वाहन पंजीकरण संख्या यानी BNR को हाई परफॉर्मेंस रीड्स और कैमरों से पढ़ा जाता है। इसे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। तो जो मल्टी लेन फ्री फ्लो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। इसका महत्व क्या है? तो इससे क्या हो जाएगा, बाधा रहित टोल वसूली हो जाएगी। और जब बाधा रहित टोल वसूली होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम टोल पे रुकते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है उसमें और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाती है। तो इन सब चीज़ों से भी हमें निजात मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो ईंधन की दक्षता है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब जब टोल पे आप रोकते हैं गाड़ी को तो आपकी गाड़ी तो स्टार्ट ही रहती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो जो पेट्रोल है या डीजल है उसका खपत होता रहता है, तो उसमें भी हमें लाभ मिलने वाला है। तो उसमें भी कमी आएगी, यानी ईंधन की बचत होगी। उत्सर्जन में भी कमी आएगी। अगर हम कहे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो कार्बन उत्सर्जित होता है वो भी कम होगा इससे। टोल वसूली में सुधार होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बीमा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी जो बीमा क्षेत्रक है उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में बताया जा रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले कि केंद्र ये न्यूज में क्यों है। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज में क्यों आया है। तो केंद्र सरकार ने भारतीय बीमा कंपनियां यानी विदेशी निवेश संशोधन अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है, इसलिए ये न्यूज में आया है। और ड्राफ्ट के नियम के बारे में कुछ कुछ हम देख लेते हैं। जारी करने वाला यानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवाएं विभाग, इसके द्वारा ये जारी किया गया है। इसे बीमा अधिनियम 1938 के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत जारी किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा में बदलाव किया जाएगा इससे, यानी विदेश से जो भी निवेश किया जाता है बीमा क्षेत्र में उसकी ऊपरी सीमा में बदलाव किया जाना है, यानी अब उसको बढ़ाया जाने वाला है। बीमा क्षेत्र में FDI की ऊपरी सीमा 74 से बढ़ाकर
100% करने का प्रावधान है। यानी इससे पहले जो भी बीमा क्षेत्र में निवेश कर सकते थे बाहरी निवेशक, वो 74% था, अब इसको बढ़ाकर 100% करने का प्रावधान किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए संसद की मंजूरी लेनी होगी। आगे देखते हैं, एफडीआई की अनुमति का माध्यम देखते हैं कि इसको अनुमति कौन देगा या कौन इसका विनियमन करेगा या निगरानी करेगा। तो ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI इसकी निगरानी करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। बीमा क्षेत्र में विकास क्षमता को सामने लाना और इसके अनुमानित 7.1% वार्षिक विकास दर की प्राप्ति में मदद करना, ये सारी चीजें इसके उद्देश्य हैं। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ये है क्या चीज, सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों आया है। केंद्र सरकार ने वस्त्र निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत उत्पादों के लिए निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि बढ़ा दी है। तो ये ध्यान रखना है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम किसके लिए लाई गई है या किनको ये हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किनके लिए है, जो वस्त्र निर्यातक है उनको राहत प्रदान करने के लिए लाई गई है। अब देखते हैं जरा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है या किसके आशय क्या है। यहाँ एक प्रकार का निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम है, यानी निर्यात को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है ये, जो निर्यात उत्पादन में भौतिक रूप से शामिल होने वाले इनपुट में शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देता है। यानी अगर आप निर्यात करने के लिए कोई वस्तु बना रहे हैं और उसके लिए कोई सामान आयात कर रहे हैं तो उसको शुल्क मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO के अनुपालन की आवश्यकता नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें विनिर्माता निर्यातक अथवा सहायक विनिर्माता निर्यातक से जुड़े मर्चेंट निर्यातक शामिल किए गए हैं, यानी इन तीनों को शामिल किया गया है इसमें। किसी दिए गए उत्पाद के लिए अनुमत इनपुट की मात्रा उस निर्यात उत्पाद के लिए परिभाषित विशिष्ट मापदंडों पर आधारित होती है। आगे चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ब्लू ड्रैगन्स। ब्लू ड्रैगन्स क्या है और क्यों न्यूज में है, ये जरा देखते हैं हम लोग। ब्लू ड्रैगन्स के कारण स्पेन के कई समुद्री तट बंद कर दिए गए। तो ये ध्यान रखना है कि स्पेन में कई समुद्री तट बंद कर दिए गए, इसलिए न्यूज में है। अब ब्लू ड्रैगन्स है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ब्लू ड्रैगन्स गैलाक्स एटलांटिक्स आकार में छोटे 4 सेमी लंबे और तैरते हुए समुद्री स्लैग होते हैं जो महासागरों की सतह पर रहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, स्लैग है जो महासागरों के सतह पर रहता है, समुद्र की सतह पर रहता है और तैरते रहते हैं। तो ये आमतौर पर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के गर्म उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं ये। मनुष्यों पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसका, तो जो ब्लू ड्रैगन्स का डंक मनुष्यों के लिए बेहद दर्दनाक हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इससे त्वचा पर लालिमा और सूजन का कारण बन सकती है तथा मतली और उल्टी हो सकती है। हालांकि इससे मृत्यु नहीं होती है। आगे चलते हैं हम लोग, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मर्केटर मैप। अभी मर्केटर मैप है क्या, अफ्रीकी संघ ने करेक्ट द मैप अभियान का समर्थन किया है ताकि मर्केटर प्रोजेक्शन पर बने मानचित्र के स्थान पर इक्वल अर्थ मैप जैसे विकल्पों को अपनाया जा सके। इसलिए ये मर्केटर मैप न्यूज में आया है, ध्यान रखना है इसका मतलब क्या है। मर्केटर प्रोजेक्शन आधारित मानचित्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम लोग। उत्पत्ति एवं उद्देश्य क्या है इसका, इसे जेरार्ड मर्केटर द्वारा 1569 में डिजाइन किया गया था। तो इसे कब डिजाइन किया गया था, 1569 में डिजाइन किया गया था। मर्केटर प्रोजेक्शन आधारित
मानचित्र का उद्देश्य समतल मानचित्र पर सीधी रेखाओं के रूप में लंब लाइंस को प्रदर्शित करके नेविगेशन संबंधी समस्याओं को हल करना था। रब लाइंस क्या होती हैं, जरा इसके बारे में देख लें। पृष्ठभूमि पर एक रेखा जो सभी देशांतर रेखाओं को समान एक ही कोण पर काटती है, जो भी देशांतर रेखा है खड़ी रेखा है उसको एक ही कोण पर काटती है। मर्केटर प्रक्षेप पर यहाँ रेखा एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाई जाती है। विशेषताएं क्या है इसकी, यहाँ एक कन्फॉर्मल मानचित्र है, यह कन्फॉर्मल मानचित्र है जो स्थानीय आकृतियों और कोनों को सही दिखाता है तथा उत्तर दक्षिण स्केल को बढ़ाकर दिखाया जाता है। विकृतियां क्या है, इसमें कमियां क्या है। यह मापन मानचित्र पर किसी देश के आकार और विस्तार को बिगाड़ देता है, यानी ये जो मानचित्र है ये किसी भी देश के जो आकार है उसका जो विस्तार है उसको सही से नहीं दिखा पाता है। यहाँ ध्रुवों के पास के भू भागों को वास्तविकता से बड़ा और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को छोटा दिखाता है। इसकी जो कमी है ये कमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आप यही पूछा जा सकता है कि ये जो आप ध्रुवों के पास वाला जो भूभाग है उसको बड़ा दिखाता है, ये वास्तविकता जो है उससे बड़ा दिखाता है, और जो भूमध्य रेखा इक्वेटर पे जो क्षेत्र है उसको छोटा दिखाता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका ग्रीनलैंड जितना ही बड़ा दिखाई देता है। तो आप सोचिए कहाँ ग्रीनलैंड और कहाँ अफ्रीका, बहुत अंतर है दोनों के क्षेत्रफल में और साइज में, क्योंकि दोनों को एक जैसा ही दिखाया जाता है इस मैप में, जबकि वास्तव में अफ्रीका उससे 14 गुना बड़ा है ग्रीनलैंड से। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिजिटल लॉकर। ये हाल ही में न्यूज में क्यों आया है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट्स प्लेटफॉर्म पर लगभग 2000 ई सरकारी सेवाओं के अखिल भारतीय एकीकरण को सफलतापूर्वक सक्षम किया है, तो इसीलिए ये न्यूज में आया है। तो जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है ये, इसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मैट्री के तहत एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है किसके तहत आता है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है ये। तो अब देखते हैं डिजी लॉकर के बारे में कुछ डिटेल्स। इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ मैत्री की एक प्रमुख पहल है जो नागरिकों को प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज प्रदान करके उनका डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है। कानूनी स्थिति क्या है इसकी। डिजी लॉकर पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट को आईटी यानी डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण नियम 2016 के अनुसार मूल डॉक्यूमेंट के समान कानूनी दर्जा प्राप्त है। यानी आपका जो अगर डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में है तो मूल डॉक्यूमेंट के रूप में ही उसको भी माना जाएगा अगर आप उससे दिखाते हैं उसको। तो इसके लाभ क्या है देखिए जरा। यहाँ नागरिकों के लिए किसी भी समय कहीं भी पहुंच और तेजी से सेवा वितरण सुविधाएं प्रदान करता है। यहाँ एजेंसियों के लिए प्रशासनिक बोझ को भी कम करता है और रियल टाइम सत्यापन के साथ डॉक्यूमेंट का सुरक्षित रूप से आदान प्रदान को भी सुविधाजनक बनाता है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में है और आप वहां से दिखा रहे हैं अगर उस चीज को, तो उसको ओरिजिनली माना जाएगा, तो आपको कहीं डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं। जो भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है किसी ऑफिस में, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनके लिए भी इजी हो जाता है। ये बहुत ही यूजफुल है ये चीज। आगे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा युद्ध कौशल अभ्यास। तो भारतीय थल सेना ने पूर्वी हिमालय के कामेंग क्षेत्र में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास आयोजित किया है, जिसके कारण ये न्यूज में आया है। युद्ध कौशल अभ्यास के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। इस अभ्यास का मुख्य आकर्षण नवगठित असनी प्लाटून की पहली ऑपरेशनल तैयारी थी। इसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को पारंपरिक युद्ध कौशल के साथ एकीकृत करके युद्ध क्षेत्र में निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए बनाया गया है। यानी पहले जो हम ऐसे लड़ते थे, सिंपली पारंपरिक युद्ध लड़ते थे, उसके साथ अब टेक्नोलॉजी को भी ऐड करके उसको और अच्छे बेटर बनाने के लिए इसका
उपयोग किया जाता है, इस युद्ध अभ्यास को चालू किया गया है। यह अभ्यास भारतीय रक्षा उद्योग की सक्रिय भागीदारी की शुरुआत का भी संकेत है, जो आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के तहत स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक कदम है। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एपीके स्कैम। अभी एपीके स्कैम क्या है और क्यों न्यूज में है, जरा सबसे पहले यही देख लेते हैं। एपीके स्कैम आज देश में सबसे तेजी से बढ़ते साइबर अपराध खतरों में से एक बन गया है। तो सबसे बड़ा स्कैम साइबर अपराध का एक स्कैम होता है। इसमें जरा देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। यहाँ एक प्रकार का धोखाधड़ी है। इसमें अपराधी सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके लोगों को उनके मोबाइल फोन पर मैलिशियस एंड्रॉयड पैकेट किट यानी एपीके, इसका फुल फॉर्म क्या है एपीके का, मैलिशियस एंड्रॉयड पैकेट किट फाइलें इंस्टॉल करने के लिए बहकाते हैं। इसके तहत आपको एक फाइल दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इसको इंस्टॉल कीजिए अपने हैंडसेट में। स्कैम करने वाले सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके भरोसेमंद व्यक्तियों या संस्थाओं जैसे बैंक कर्मचारी या सरकारी अधिकारियों के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तथा डर या जल्दी निर्णय लेने का माहौल बनाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि आपको पुलिस वालों की ओर से, सीबीआई की ओर से फोन आता है कि आपका ये पकड़ा गया है, आपको वेरीफाई करना है, इस लिंक पे क्लिक करिए, जो भी करिए। तो इस तरीके के आपको बहकाया जाता है इस तरीके से, और आपको प्रेशराइज किया जाता है ताकि आप वो जो लिंक है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको इंस्टॉल कर लें अपने आप अपने एंड्रॉयड सेट में। ठीक है, कभी कभी बैंक कर्मचारी के रूप में वो आपसे बात करते हैं। तो इन सब स्कैम से बचना है। और ये स्कैम किसके तहत किया जाता है, एपी के तहत, यानी मैलिशियस एंड्रॉयड पैकेट किट के थ्रू किया जाता है। एपीके फाइल इंस्टॉल हो जाने के बाद ठग पीड़ित की सहमति के बिना अनधिकृत वित्तीय लेन देन कर सकता है। यानी आपकी अनुमति नहीं चाहिए। अगर ये इंस्टॉल हो गया है आपके फोन में तो आपके अनुमति के बिना ही वो आपके फोन से क्या कर सकता है, लेन देन करना चाहे तो कर सकता है, जिससे भारी वित्तीय नुकसान होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये कहीं ना कहीं जागरूकता के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो आपको ऐसा कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। तो ये हमारे आज के जीके के टॉपिक्स है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।